हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम अतिरेक मांग और न्यून मांग में अतिरेक मांग समझ रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो इस पे बनाई है जिसमें हमने कुछ बेरोज़गारी के बारे में समझा था कि भाई बेरोज़गारी कितने प्रकार की होती है और रोज़गार क्या है। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना, जिससे ये समझने में आसानी हो आप सबको। और अब सेकेंड यूनिट का एक ही चैप्टर रह गया है, ये अतिरेक मांग और न्यून मांग। इसको 1-2 पार्ट और इसका बनेगा, फिर आपका सेकेंड यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप जिन टॉपिक जो है आप चाहते हैं कि भाई इन पे सेपरेट वीडियो बनना चाहिए, उनके लिए मुझे बता देना। मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए अलग से वीडियो बना दूँ, कुछ 1-2 चुनिंदा टॉपिक जो है। और जब एग्ज़ाम आएंगे तो मैं खुद ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अतिरेक मांग और न्यून मांग। अतिरेक मांग और न्यून मांग होता क्या है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं होता क्या है। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जब पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाती है तो हम उसको अतिरेक मांग कहते हैं। मतलब इसको अधिमांग या अधिक मांग भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है कि अधिमांग क्या होता है, तो भाई इसको अधिमांग भी कहा जाता है। मतलब कि भाई डिमांड ज़्यादा होना, किस पे? भाई पूर्ति के अगेंस्ट। ठीक है कि भाई पूर्ति से जब डिमांड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको अतिरेक मांग कहते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि पूर्ण रोजगार स्थिति बता रहा है। अगर पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होगी तो क्या होगा कि भाई पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि भाई और लोगों को लगाकर क्या कर सकता है, वो प्रोडक्शन करवा सकता है, मतलब पूर्ति करवा सकता है। पर यहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में ऐसा होता है। तो देखिए आप डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि भाई अतिरेक मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में उत्पादन के पूर्ण रोजगार के अनुरूप समग्र पूर्ति से अधिक होता है। तो मतलब कि भाई पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब समग्र पूर्ति से समग्र मांग जो है वो ज़्यादा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अतिरेक मांग कहते हैं। मतलब सिंपल सी कंडीशन समझ लीजिए कि भाई एग्रीगेट जो है डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है, किसमें? पूर्ण रोजगार की स्थिति में। अब अतिरेक मांग के कारण क्या है, तो देखिए इससे पहले मैंने जो कुल मांग के कंपोनेंट बताए थे आप सबको पहले वीडियो में कि भाई समग्र मांग के क्या तत्व हैं। तो सीधी सी बात है, समग्र मांग के जितने भी तत्व हैं जब वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो सीधी सी बात है अपने आप क्या हो जाएगा, अतिरेक मांग हो जाएगा। मतलब समझिए क्या है कि भाई उपभोग की प्रवृत्ति में वृद्धि। मतलब अगर उपभोग बढ़ाएंगे, भाई समग्र मांग होता क्या है, हमने इससे पहले पढ़ा था कि एडी का मतलब है C + I + G + नेट एक्सपोर्ट। सीधी सी बात है। तो इनमें से किसी भी चीज़ को अगर बढ़ा दिया जाए, किसी भी चीज़ को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एडी अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है भाई उपभोग प्रवृत्ति, मतलब कंजप्शन में वृद्धि होना। कंजप्शन में वृद्धि होने का मतलब क्या है, यहाँ पर बचत कम हो रही है और कंज्यूम कर रहे हैं। जब कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा कि अतिरेक मांग अपने आप हो जाएगी, डिमांड अपने आप बढ़ेगी ना। उसका बाद करों में कमी मतलब टैक्सेस कम कर रही है गवर्नमेंट, अपना रिसीप्ट जो है कम कर रही है, अपनी प्राप्तियों को कम कर रही है। और लोगों के पास पैसा है, जब लोगों के पास पैसा है मतलब कि मार्केट में जो मुद्रा की पूर्ति है वो ज़्यादा है। जब मुद्रा की पूर्ति होगी तो लोग अपने आप डिमांड करेंगे, अपने आप कंजप्शन करेंगे, तो अतिरेक मांग होगा। उसके बाद देखिए क्या है, सरकारी व्यय में वृद्धि। सरकारी व्यय में वृद्धि मतलब सरकार जो है कहीं इन्वेस्ट कर रही है, कहीं कुछ चीज़ों का निर्माण करवा रही है तो खर्चा कर रही है ना, है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ये कारण भी है, एक अतिरेक मांग का कारण है। उसके बाद देखिए क्या है, निवेश में वृद्धि। निवेश में वृद्धि क्या कहता है कि सीधी सी बात है कि भाई एडी जो है आपका यहाँ पर भी C + I कर रहे हो, अब इसमें डेल्टा I और आ गया, मतलब निवेश बढ़ गया है, तो क्या होगा, अतिरेक मांग हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी ना अपने आप ही। भाई निवेश करने का मतलब भी तो मांग होता है, कुछ ना कुछ कंज्यूम करना होता है, तो क्या हो गया, निवेश में वृद्धि। फिर आयातों में कमी। आयातों में कमी कब होता है, देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या होता है कि कीमतें बढ़ जाती हैं तो लोग क्या करते हैं कि विदेशों से खरीदने के बावजूद अपने देश में ही डिमांड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ की चीज़ें उन्हें सस्ती मिल रही होती हैं विदेशों से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या है, कीमत बढ़ चुकी है। तो हम उसको इसलिए आयातों में कमी आने शुरू हो जाती है, हम विदेशों से नहीं खरीदते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि हम अपने देश से खरीद रहे हैं, ठीक है, और अपने देश से खरीद रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी।
अब निर्यातों में वृद्धि मतलब फिर से जस्ट अपोजिट समझ लीजिए कि हमारे देश की जितनी भी चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, उनकी कीमत क्या है, कम है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं। तो अगर हमारे देश की कीमत क्या हो जाएगी, कम पड़ेगी, तो जो विदेशी लोग हैं हमारे देश से ज़्यादा खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, निर्यात में वृद्धि होगी। और निर्यात में वृद्धि होने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने एक कॉम्पोनेंट लिखा है ना कि भाई एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट होता है नेक्स्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर निर्यात हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है, लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था, अगला पॉइंट है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था क्या कहती है कि जब सरकार जो है अपनी प्राप्तियां कम कर ले और व्यय ज़्यादा कर दे, खर्चे ज़्यादा करना शुरू कर दे, तो उसको घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। सीधी सी बात है कि भाई सरकार क्या कर रही है, प्राप्तियां कम कर रही है और खर्चे ज़्यादा कर रही है, तो उनकी जो वित्तीय व्यवस्था होगी वो घाटे में जाएगी, बजट जो है वो घाटे में जाएगा। ये हमने बजट वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो क्या होगा कि भाई जो वित्तीय व्यवस्था होगी घाटे में होगी, और जब सरकार खर्च कर रही है तो क्या होगा, उससे डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं अतिरेक मांग। अब इसको जरा हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि अतिरेक मांग होता क्या है डायग्राम के हिसाब से। तो देखिए सिंपल सा डायग्राम है, बिल्कुल इसको समझना बहुत आसान है। तो देखिए ये तो हमारा y हो गया, या AS लिख लीजिए। ठीक है, और ये हमारा हो गया AD या वास्तविक आवश्यक मांग, इसको आवश्यक मांग कह लीजिए। यहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति के लिए आवश्यक मांग है इतनी। ठीक है, लेकिन जो डिमांड हो रही है, जो वास्तविक मांग हो रही है, वो AD1 पे हो रही है, AD1। इसको हम नीडेड डिमांड लिख लेते हैं, इसको हम वास्तविक मांग लिख लेते हैं। ठीक है, हिंदी में वास्तविक मांग लिख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब वास्तविक में कितना मांग हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, जबकि हमें चाहिए कितना भाई, मांग कितना चाहिए, पूर्ण रोजगार की स्थिति के लिए इतना ही चाहिए। तो इसको हम अतिरेक मांग कहते हैं कि भाई हमें आवश्यक जो है वो यहाँ पर I लिख लेते हैं, या AD और AS लिख लेते हैं। हमें आवश्यकता यहीं पर है, पूर्ण रोजगार की स्थिति यहीं पे हो रही है, और क्या हो रहा है कि हमारी मांग जो है यहाँ तक चली जा रही है, मतलब AD1 तक हो रही है। पूर्ण रोजगार की स्थिति हमें AD पे मिल रहा है और हमें मांग जो है, तो ये जो बीच का जो गैप है, जो एक्स्ट्रा जो डिमांड हो रही है, ठीक है, ये क्या कर देती है, इसको स्फीतिक अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फीतिक अंतराल। ठीक है, स्फीतिक अंतराल मतलब आप सब समझते होंगे भाई, स्फीति मतलब क्या होता है, कीमतों का बढ़ना। सीधी सी बात है, पूर्ण रोजगार की स्थिति चल रही है तो क्या होगा कि भाई अब तो मांग तो होगी नहीं, मांग तो होगी पर अब पूर्ति तो होगी नहीं। तो मांग तो चल रही है, अब पूर्ति हो ही नहीं पा रही है, तो क्या होगा कि भाई कीमतें ही बढ़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए इसको स्फीतिक अंतराल कहते हैं। इसको देखो और सिंपल से उसमें समझ सकते हैं कि मान लीजिए पूर्ण रोजगार की स्थिति ये आपका AS है और ये आपका जो है AD है, इतना 100 यूनिट पे जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति मिल रही है। लेकिन हो क्या गया कि AD आपका 150 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति जब मिल चुकी है, पूर्ण रोजगार मिल चुका है, तो अब तो पॉसिबल है ही नहीं कि भाई उत्पादन बढ़ाया जाए। तो अब क्या होगी कि भाई कीमतें ही बढ़ेंगी, और ये जो इन दोनों के बीच का जो अंतराल है, ये जो 50 यूनिट एक्स्ट्रा डिमांड हो रही है, इसी को हम स्फीतिक अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो शो कर रहा है यहाँ पर, ये जो अंतराल शो कर रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा डिमांड हो रही है इसी को हम स्फीतिक अंतराल कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया स्फीतिक अंतराल कितना है कि 50 का जो है स्फीतिक अंतराल। अगर ये 50 डिमांड ना हो तो क्या हो जाएगा भाई, 100 बराबर हो जाएंगे, और जो कीमतें हैं वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, जो कीमत है वो स्थिर हो जाएगी। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डिमांड है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में जितनी डिमांड होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है, तो क्या हो जाएगा, कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। ठीक, अब देखिए इसके अलावा मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। तो देखिए इसके अलावा अब भाई इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो 3 चीज़ों पे हम इफेक्ट देखेंगे अतिरिक्त मांग का। सबसे पहले उत्पादन पर, दूसरा रोजगार पर, हिंदी में प्रभाव कहते हैं, तीसरा कीमत पर। तो इन 3 चीज़ों पे हम इसका इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखिए उत्पादन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्पादन जो है उतना का उतना ही रहेगा। कारण क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति हमें मिल चुकी है। जब पूर्ण रोजगार की स्थिति मिल चुकी है, सारे संसाधन यूज में हैं, तो उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है। ठीक है, तो उत्पादन वैसे के वैसे ही रहेगा। अब देखिए रोजगार की बात करते हैं, तो रोजगार भी वैसे के वैसे रहेगा, क्योंकि हमने अभी बात कर ली है कि
कि जो अतिरिक्त मांग है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में होता है। तो पूर्ण रोजगार की जब स्थिति हो चुकी है तो इससे ज़्यादा तो अब रोजगार दिया नहीं जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, सारे जो संसाधन है यूज में है। तो क्या होगा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है तो रोजगार पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे ही वैसे रहेगा। लेकिन ये जो तीसरा कंपोनेंट कीमत पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कीमत क्या हो जाएंगी, बढ़नी शुरू हो जाएंगी, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। उसका रीजन मैं बता ही चुका हूं कि जो स्फीतिक अंतराल है, जितनी मांग होनी चाहिए पूर्ण रोजगार की स्थिति में उससे ज़्यादा मांग हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, कीमतें बढ़ेगी। देखो सीधी सी बात है, अब बचा ही क्या है, बचा यही है कि भाई कीमत बढ़ाई जाए, क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति पे ये तो संभावना है ही नहीं कि भाई उत्पादन बढ़ा दिया जाए कि अगर 150 मांग हो रही थी तो अब हम 150 यूनिट बना दे, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब होगा क्या, कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं क्योंकि जितने संसाधन थे वो लग चुके हैं, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए अपनी पूर्ण क्षमता में वो काम कर रहे हैं, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना वो हो रहा है। जो कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कि भाई 100 जो है डिमांड जो है पूर्ति हो रही है, और डिमांड जो है अगर 100 हो तो सब कुछ ठीक हो, लेकिन डिमांड जो है 150 तक जा रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन को स्फीतिक अंतराल कहते हैं, जो एक्स्ट्रा डिमांड होता है। तो ये आपका अतिरिक्त मांग था, जिसमें हमने देख लिया कि भाई डायग्राम में क्या है, प्रभाव क्या क्या पड़ता है और किन कारणों से क्या है अतिरिक्त मांग होती है। अब इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट ही आज की वीडियो में देख लेंगे, जिसका नाम है न्यून मांग। ठीक है, तो आप सब इसको उतार लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने में न्यून मांग जो है आप सबके लिए बोर्ड पे लिख लेता हूँ। तो चलिए न्यून मांग देख लेते हैं कि न्यून मांग क्या होता है। और देखिए शब्द सही समझ जाओगे, न्यून मांग क्या होता है। भाई डिमांड में जो कमी होती है उसको हम न्यून मांग कहते हैं। जस्ट अपोजिट है जो हमने अतिरिक्त मांग पढ़ा था, उसके बिल्कुल उल्टा है कि भाई जब पूर्ण रोजगार की स्थिति में जितना हमें मांग चाहिए उससे कम मांग होती है तो हम उसको न्यून मांग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया था आप सबको कि भाई पूर्ण रोजगार की स्थिति में अगर 100 डिमांड हो तो क्या है, सब कुछ ठीक है। परंतु अब क्या होता है कि यहाँ पर डिमांड जो है घट के 70 हो जाती है ना, डिमांड जो है क्या है, घट के 70 हो जाती है, तो इसको हम न्यून मांग कहते हैं। ठीक है, अब इसको जरा डायग्राम पे समझ लेते हैं कि डायग्राम में न्यून मांग है क्या। तो देखिए डायग्राम पे बिल्कुल उसी तरह से जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई दिखाया गया है, यहाँ पर जो है AD इक्वल टू AD और AS दिखाया गया है, और ये आपका AS हो गया, और ये जो है वास्तविक मांग है। ठीक है, AD जो है वास्तविक मांग है। ठीक है, जितनी मांग अभी हो रही है, लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति के लिए जो हमें मांग चाहिए ये आवश्यक मांग, ये नीडेड, ठीक है, AD1 चाहिए। ठीक, तो जो ये वास्तविक मांग है, जो ये आवश्यक मांग है, इससे क्या है कि हमें मांग चाहिए AD1 पे, ये AD1 पे मांग चाहिए, लेकिन डिमांड किस पे हो रही है, AD पे हो रही है। तो ये जो अंतराल है, जितना मांग जो कम है, इसको अस्फीतिक अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्फीतिक अंतराल। अस्फीतिक अंतराल का मतलब होता है जब कीमतें क्या हो जाए, कम हो जाए। एक ऐसा अंतराल जिसके कारण क्या है, कीमत क्या होने लगे, कम होने लगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि भाई 100 अगर डिमांड हो रही है और सप्लाई हो रही है तो सब कुछ ठीक है, परंतु डिमांड जो है 70 पे, तो इन दोनों का जो अंतराल है 30 जो है वो जो मांग हो रहा है, 30 जो है वो कम मांग हो रहा है। ठीक है, मतलब सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, पूर्ति जो है वो 30 एक्स्ट्रा है। क्या हो गया कि भाई होना चाहिए 100, तो क्या होगा, एक संतुलन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। परंतु क्या हो रहा है कि AD जो है वो 70 ही हो रही है, तो ये इसके बीच में कितना हो रहा है भाई, 30 का जो है गैप आ रहा है। अगर ये 30 डिमांड हो जाए तो आपको एक स्थिर कीमत मिल जाएगा, जिसको संतुलित कीमत कहा जाएगा। परंतु क्या हो रहा है कि जितना हमें मांग चाहिए उतनी मांग नहीं हो रही है, उससे कम हो रही है। तो ये जो अंतराल है इसी को अस्फीतिक अंतराल कहते हैं। जो 30 का अंतराल है इसी को हम अस्फीतिक अंतराल कहते हैं। और अस्फीतिक अंतराल जो है इसका भाई क्या इफेक्ट पड़ता है कि जैसे भाई जब अस्फीतिक अंतराल होगा तो आप सब समझ सकते हो कि स्फीतिक मतलब कीमतों का बढ़ना होता है, तो यहाँ क्या हो जाता है, कीमतें जो हैं कम होने लग जाती हैं। ठीक है, अब पूर्ण रोजगार की स्थिति की जब बात कर रहे हैं, है ना,
अब क्या होगा कि उत्पादक का जो है स्टॉक जो है इंक्रीज होने लग जाएगा, जो स्टॉक है मतलब उसके पास जो पीछे स्टॉक रह जाएगा वो इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है, तो स्टॉक बढ़ने लग जाएगा है। अब देखिए इसके कारण क्या है, न्यून मांग के कारण उपभोग प्रवृत्ति में कमी, जस्ट अपोजिट है। हमने इससे पहले अधिक मांग में क्या पढ़ा था कि भाई उपभोग प्रवृत्ति जो है वो बढ़ रही है, यहाँ पर क्या है उपभोग प्रवृत्ति में कमी, ठीक है। करों में वृद्धि, करों में वृद्धि मतलब सरकार जो है अपनी प्राप्तियां बढ़ा रही है, मतलब कि मार्केट में जो मुद्रा की पूर्ति है, मार्केट में जो मुद्रा की पूर्ति है वो कम हो रही है, क्योंकि जब मार्केट में मुद्रा की पूर्ति होगी तो डिमांड अपने आप कम होगा, ठीक। उसका बाद सरकारी खर्च में कमी, व्यय नहीं होगा, सरकार खर्चा नहीं कर रही है, निवेश व्यय में कमी, निवेश नहीं हो रहा है, ठीक है। निवेश नहीं होगा तो क्या होगा, न्यून मांग अपने आप होगा, क्योंकि निवेश करते हैं तब भी तो हम डिमांड करते हैं ना। मैंने इससे पहले बताया आप सबको, आयातों में वृद्धि। अब आयात में वृद्धि कब होगी, जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो प्राइस है वो घटने लग जाए और हमारे देश की कीमत जो है वो ज़्यादा हो वस्तुओं की, तो क्या होता है लोग बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। जब कीमतें जो हैं सस्ती पड़ने लग जाती है बाहर की चीज़ों की, तो लोग क्या करते हैं उस चीज़ों को खरीदना शुरू कर जाते हैं, तो क्या होता है आयातों में वृद्धि होने लग जाती है। निर्यात में गिरावट, निर्यात में गिरावट क्योंकि हमारी चीज़ें जो महंगी पड़ रही हैं लोगों को, तो लोग यहाँ से खरीदेंगे ही नहीं, तो क्या होगा कि निर्यात में क्या होगी, गिरावट आएगी, ठीक है। तो ये इसके कारण थे हैं। अब प्रभाव में बता ही चुका हूँ कि भाई कीमतें क्या हो जाएंगी, कम होने लग जाएंगी, स्टॉक जो है वो बढ़ने लग जाएगा, और एक चीज़ और बेरोजगारी आने लग जाएगी, ठीक है। रोजगार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि बेरोजगारी आने लग जाएगी। वो कैसे आने लग जाएगी, क्योंकि जब भाई स्टॉक बढ़ेगा तो जो उत्पादक है क्या करेगा, उसे और प्रोडक्शन तो करना ही नहीं है, तो वो सैलरी क्यों देगा, किसी को मजदूरी नहीं देगा, सैलरी नहीं देगा, लोगों को निकालना शुरू कर देगा, क्योंकि पहले से ही उस पर इतना सारा स्टॉक है, वही नहीं बेचा जा रहा है, तो क्या होगा कि लोगों को निकालना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो है पूरा न्यून मांग था, जिसपे हमने कारण देख लिया, इसके प्रभाव देख लिए कि प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में भी इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। भाई न्यून मांग और अधिक मांग को कैसे ठीक करते हैं, इसकी जो पॉलिसीज़ हैं सरकारी, जो राजकोषीय कह सकते हो, या जो आरबीआई, जो कि हमने मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में, मुद्रा और जो है बैंकिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे इसके अंदर हैं, तो उसको भी देखेंगे, और जो हमारे सरकार जो नीतियाँ अपनाती है उसको भी देखेंगे, तो कैसे ठीक करना है ये अगली वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल बस इतना ही, चलिए, थैंक यू।